मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही हुई बाधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए है तैयार। असीम कुमार घोष ने ली हरियाणा के 19वें राज्यपाल के तौर पर शपथ। चंडीगढ़ राजभवन में हुए समारोह में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले नायब सिंह सैनी। दोनों राज्यों के हितों को लेकर की चर्चा। सीएम सैनी ने कहा, कांवड़ यात्रा की आड़ में उपद्रव मचाने वाले शरारती तत्वों पर करेंगे कड़ी कार्रवाई। और रणजी में एक ही पारी में 10 विकेट लेकर इतिहास रचने वाले करनाल के खिलाड़ी अंशुल कंबोज भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल। इंग्लैंड में भारतीय टीम की तरफ से खेलेगा हरियाणा का लाल। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र शुरू होने पर मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर और उसकी सफलता को सेनाओं के साथ साहस, कुशलता और मेक इन इंडिया हथियारों की उपलब्धि करार दिया। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि जैसे देश ने एकता का परिचय पहलगाम में आतंकी घटना और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया था, वैसे ही सत्र के दौरान भी राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर चर्चा करें और विधेयकों को पारित करें। भारत के दुश्मनों को भारी पड़े। 6 और 7 मई वाली रात मेड इन इंडिया मिसाइलों का कहर पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों ने देखा तो दुनिया ने देखा भारतीय हथियारों का दम। नए भारत की क्षमता और मानवता के दुश्मनों के खिलाफ भारतीय सेना का अदम्य साहस, कौशल। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते दशक में देश ने शांति और प्रगति को कदम से कदम मिलाकर चलते देखा है। वहीं देश ने 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सभी राजनीतिक दलों की एकजुटता भी देखी है। दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मैं आज राष्ट्रहित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि सैन्य शक्ति को सराहा जाए। विजयोत्सव के इस मौके पर देश के सामर्थ्य का गौरवगान किया जाए। दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। देश लो इन्फ्लेशन के साथ हाई ग्रोथ की दिशा में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी वजह से 25 करोड़ लोग बीते 10 साल में गरीबी से बाहर आए हैं। सही नीतियों और दृढ़ संकल्प की वजह से रेड कॉरिडोर ग्रीन ग्रोथ जोन बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया और यूपीआई की क्रांति दुनिया के सामने है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में भारतीय तिरंगा पहुंचा है। ऐसे में सभी को एकजुट होकर राष्ट्र हित की दिशा में काम करना होगा, जिससे देश के 140 करोड़ लोग प्रेरित हों।
संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही दिवंगत पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष से प्रश्नकाल के बाद अपनी बात रखने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर बाद में 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लेकिन 2 बजे के बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने एक बार फिर से हंगामा शुरू कर दिया और हंगामे के कारण कार्यवाही 4 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। शाम 4 बजे के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के लगातार हंगामे को देखते हुए कार्यवाही अब कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस बीच भाजपा सांसद विजयंत जय पांडा ने आयकर विधेयक 2025 पर बनी सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट सदन में पेश की। 5 महीने में समिति ने 36 बैठकें आयोजित कर निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में कर प्रणाली को सरल व पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से कुल 285 सिफारिशें दी गई हैं। मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा की कार्यवाही 5 नवनियुक्त सदस्यों की शपथ से हुई। सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की बधाई दी गई। इसके साथ ही दिवंगत पूर्व सांसदों, पहलगाम आतंकी हमलों और अहमदाबाद एयरपोर्ट हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा में नियम 267 के तहत 18 नोटिस दिए गए, जिन्हें सभापति ने खारिज कर दिया। इस पर विपक्ष ने आपत्ति जताते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाए। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई, जिसके कारण प्रश्नकाल में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने मंत्रालय से जुड़े सवालों के उत्तर दिए। इस बीच केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा द्वारा पारित बिल पास हुए लैंडिंग विधेयक 2025 को राज्यसभा में पेश किया गया। राज्यसभा में चर्चा के बाद वहन पत्र विधेयक को पारित कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या ने संपूर्ण राष्ट्र को शोक से भर दिया। इस भीषण घटना में प्राण गंवाने वाले सभी दिवंगत नागरिकों को सदन की ओर से सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर सदन ने आतंक के विरोध में जीरो टॉलरेंस नीति को पुनः दोहराते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए अपने संकल्प को फिर से दृढ़ किया। अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष व्यक्तियों की नृशंस हत्या कर दी गई। आतंकवाद की इस घटना ने पूरे देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की चेतना को आघात पहुंचाया है। ये सभा उन सभी मृतकों के प्रति गहरा शोक व्यक्त करती है तथा आतंकवाद के विरोध भारत की जीरो टॉलरेंस के संकल्प को दोहराती है। वरिष्ठ राजनेता और प्रशासक असीम कुमार घोष ने सोमवार को हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्होंने बंडारू दत्तात्रेय का स्थान लिया है। राजभवन चंडीगढ़ में आयोजित एक भव्य समारोह में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने 81 वर्षीय घोष को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उपस्थित रहे। I, Ashim Kumar Ghosh, do swear in the name of God that I, Ashim Kumar Ghosh, will faithfully execute the office of Governor of Haryana and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I, Ashim Kumar Ghosh will devote myself to the service and well-being of the people of Haryana. प्रोफेसर असीम कुमार घोष शनिवार को ही चंडीगढ़ पहुंच गए थे। चंडीगढ़ पहुंचने पर मुख्यमंत्री नायब सैनी और पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से भी संक्षिप्त बातचीत की। असीम कुमार घोष मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के रहने वाले हैं। वे शिक्षाविद होने के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सीएम धामी ने देहरादून में सीएम सैनी को चारधाम के प्रसाद के साथ हाउस ऑफ हिमालय के स्थानीय उत्पाद भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच राज्यों के हितों को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांवड़ यात्रा को लेकर कहा कि ये यात्रा श्रद्धा और भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक है। लोग नीलकंठ के भी आगे से मां गंगा के पवित्र जल को लेकर आते हैं। वे कई किलोमीटर पैदल चलकर अपनी यात्रा पूरी करते हैं। अगर कोई शरारती तत्व कांवड़ियों की आड़ में परेशानी खड़ी करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, देखिए, एक श्रद्धा की यात्रा है और ये भगवान शिव की वो यात्रा है जिसको लोग श्रद्धा से, कितनी दूर से लोग नीलकंठ से भी आगे से मां गंगा के पवित्र जल को लेकर के और 500 किलोमीटर तक पैदल चल के वो अपने गांव, अपने शहर, अपने वार्ड में जाकर के श्रद्धा से उस गंगा जल से वहां पर जो हमारा पवित्र पर्व है उस पर्व के ऊपर स्नान भी करवाते हैं। और एक श्रद्धा का ये लोगों में बड़ा, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी आड़ में अगर कोई शरारती तत्व उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल देहरादून में भाजपा के राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल के आवास पर पहुंचे और उनकी माता के निधन पर शोक जताया। उन्होंने स्वर्गीय परमेश्वरी देवी को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की मुहिम के तहत सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार 23 से 25 जुलाई तक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अंतर्राज्यीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसमें 24 राज्यों के युवा हिस्सा लेंगे और हर राज्य से 25 युवा कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, यानी करीब 600 युवा इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं की देश के विकास में भूमिका को बढ़ाना, उन्हें सशक्त बनाना और उनके लिए उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना है। इसमें युवा देश की संस्कृति से रूबरू होंगे और अंतर्राज्यीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में आए युवा पूरे देश में हरियाणा की संस्कृति, कला और खेलों के बारे में अपने प्रदेश में जाकर बाकी के युवाओं को बताएंगे। उन्होंने बताया कि समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उपस्थित रहेंगे। कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन से सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए नायब सिंह सैनी जी की सरकार 23 जुलाई से 25 जुलाई 2025 तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम में भारत के 24 राज्यों के सभी युवा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। अपनी संस्कृति का आदान प्रदान हो, प्रोत्साहित करना हो और भावनात्मक एकता को मजबूत करने के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया है। साथियों, युवा नागरिक में नेतृत्व, अनुशासन और नागरिक की जिम्मेदारी को बढ़ाने के लिए इस देश के युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, इस प्रकार का ये आयोजन हमारी सरकार ने, नायब सिंह सैनी सरकार ने किया है। 23 जुलाई से भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के होने वाले चौथे टेस्ट मैच में हरियाणा के करनाल जिले के अंशुल कंबोज डेब्यू कर सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में तेज गेंदबाज अंशुल का चयन हुआ है, जिससे उनके परिवार और आसपास में खुशी का माहौल है। इंद्री के फाजिलपुर गांव के रहने वाले युवा अंशुल कंबोज इंग्लैंड पहुंच चुके हैं। वे चोटिल तेज गेंदबाज आकाशदीप और अर्शदीप सिंह के कवर के तौर पर टीम में शामिल हो सकते हैं। अंशुल कंबोज के पिता उधम सिंह एक किसान हैं। महज 6 साल की उम्र में अंशुल की क्रिकेट ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। अंशुल के कोच सतीश राणा का कहना है कि ये करनाल जिले और पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। अंशुल का प्रदर्शन घरेलू क्रिकेट, आईपीएल और रणजी ट्रॉफी में काफी अच्छा रहा है और उसने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। अगर मौका मिला तो वह भारतीय टीम के लिए भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। आज काफी प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। जो सपना हमने बचपन में देखा था, आज वो साकार हुआ है। सपना जो जिसके लिए इतनी मेहनत करी थी,
तो हम सोच रहे थे काफी टाइम से, जैसे कि अंशुल ने डोमेस्टिक लेवल परफॉर्म किया था और करता आ रहा था, तो इसी दिन के लिए आ रहा था, तो काफी अच्छा फील हो रहा है। आज लगा कि हाँ कुछ हासिल हुआ है। अंशुल शुरू से ही डेडिकेटेड बच्चा है। 11 साल की उम्र से उसने खेलना शुरू किया था और बचपन से ही उसका फोकस क्रिकेट पे है। आज बचपन वाला फोकस और आज वाला फोकस सेम है उसका। बचपन में सिर्फ क्रिकेट ही नजर आता है, इसके अलावा उसको कुछ नजर नहीं आता है। सबसे बड़ा गोल हमारा इंडियन टीम ही था, जो हमने बचपन में देखा। अंशुल से यही बात होती है बचपन से लेकर आज तक की, बचपन में जो खेलना था कि अंशुल एक अच्छा प्लेयर बनना है और साथ साथ उसके साथ एक अच्छा इंसान बनना है। आगे भगवान की मर्जी है, जितनी मेहनत करेगा उसका फल जरूर मिलता है इंसान को। अंशुल के चाचा यशपाल कंबोज ने बताया कि 2 दिन पहले ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि अंशुल का चयन हो गया है, क्योंकि उसके पास फोन आ गया था, लेकिन बीसीसीआई की तरफ से औपचारिक घोषणा होने के बाद ही उन्हें यकीन हुआ। उन्होंने कहा कि अंशुल एक मेहनती लड़का है और हमें खुशी और गर्व है कि हमारा बेटा आज राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनने जा रहा है। अंशुल के भाई सक्षम कंबोज ने बताया कि अंशुल के चयन से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है, जिसे बयां करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। अंशुल का व्यवहार खिलाड़ियों के साथ बहुत ही अच्छा और सहयोगी रहता है। हमें उम्मीद है कि वह विदेश में भी अपने देश का नाम ऊंचा करेगा। अंशुल की सिलेक्शन एक एक्साइटमेंट टाइम है हमारे लिए, पूरे परिवार के लिए, और एक सपना का सच होने जैसा है। वाकई में एक सपना सबने मिलकर देखा था, कोच साहब ने भी, हमने भी और उसके जूनियर प्लेयर्स ने भी अपने भाई, बड़े भाई के लिए, और वो सब आज हुआ है, सच हुआ है। और इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मैच में सिलेक्शन हुई है हमारे बच्चे की, तो एक्साइटमेंट भी है, खुशियां भी है और त्योहार जैसा फील हो रहा है आज। हाँ, करनाल का, हरियाणा का और भारत का नाम रोशन करेगा जी हमारा बेटा। हमें बहुत खुशी हुई अंशुल भैया के बारे में, इंग्लैंड जा रहे हैं खेलने, हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं उनके लिए। इस साल प्रैक्टिस करके बहुत मजा आया, वो हमें अच्छी टिप्स दी है उन्होंने। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने उपमंडल नरवाना के गांव राजगढ़ डोभी में अपने धन्यवादी दौरे के दौरान 8 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार चिकित्सा, शिक्षा और सुरक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को साथ लेकर चल रही है। हमारी सरकार 36 बिरादरी को ध्यान में रखकर समान रूप से विकास कार्यों को अमल में ला रही है। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि गाँव में जितने भी कार्य अभी बाकी हैं, उनके एस्टीमेट तैयार करवाकर उन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाया जाएगा। मंत्री ने 17 अगस्त को नरवाना मेला मंडी में प्रस्तावित विकास रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस दिन नरवाना की धरती से करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। उन्होंने कहा कि आज भाजपा सरकार में सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है और लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में पैसे मिलते हैं। अब नौकरियां पारदर्शी तरीके से दी जा रही हैं, जिसमें जाति, गोत्र या सिफारिश नहीं बल्कि योग्यता ही मापदंड है। विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने घोषणा की थी, हर महीने बहनों को 2100 रुपए देंगे और जल्द ही जल्द इसे पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 50 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। तो हमने एक वादा किया था कि बहनों की हर महीने कुछ आर्थिक मदद हो और 2100 रुपया पर महीने बहन की रसोई के लिए, उनके परिवार की सहायता के लिए सरकार की तरफ से एक सम्मान बहनों का बने, उसकी हमने घोषणा की थी। और हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना के ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, पार्टी के और घोषणा पत्र के निर्देशानुसार हम तैयारी में हमारा विभाग लगा हुआ है। हमने 3-4 प्रपोजल विभाग ने तैयारी कर ली है, उसमें आयु वर्ग को ध्यान रखते हुए भी की गई है, आय को भी। और जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से और वित्त विभाग की तरफ से हमारे विभाग को जिस प्रकार की जानकारी देने की और योजना लेकर जाने की बात आएगी, हमारा विभाग उसी समय उस योजना की तैयारी में बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी गई है। उन्हें सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया, जहां अगली सुनवाई की तारीख 4 अगस्त तय की गई है। एडवोकेट कुमार मुकेश ने बताया कि ज्योति की 4 जुडिशियल रिमांड पूरी हो चुकी हैं। 17 मई को गिरफ्तारी के बाद उन्हें पुलिस ने पहले 5 और फिर 4 दिन के रिमांड पर लिया था।
ज्योति मल्होत्रा को आज 14 दिन की 4 जुडिशियल रिमांड पूरे हो गए हैं और आज थ्रू वीसी कोर्ट में पेश किया गया जीएमआईसी श्री सुनील कुमार की कोर्ट में, और अब अगली डेट 4 अगस्त को है। मल्होत्रा को पुलिस ने 17 मई को अरेस्ट किया, उसके बाद में 5 दिन का और 4 दिन का 9 दिन का रिमांड लिया। फिर 26 मई को पुलिस 9 दिन का रिमांड खत्म करने के बाद में पुलिस ने सबसे पहले 26 मई को कोर्ट में पेश किया और 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था। उसके बाद में उनको 9 जून को जो फर्स्ट जुडिशियल कस्टडी पूरी हुई थी, उसके बाद में उनको दोबारा जुडिशियल कस्टडी भेजा गया, वो फिर 23 जून को पूरी हुई। उसके बाद में वो दोबारा जुडिशियल कस्टडी भेजा, वो 7 जुलाई को पूरी हुई और आज 21 जुलाई को 4th जुडिशियल कस्टडी पूरी हो गई है और अब अगली डेट 4 अगस्त की है। नूंह जिले के युवा वेटलिफ्टर गांव सुडाका निवासी समीर खान और शाह हुसैन जहटाना ने एक बार फिर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इन दोनों खिलाड़ियों का चयन गुजरात के अहमदाबाद में होने वाली यूथ कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की तैयारी के लिए राष्ट्रीय शिविर में हुआ है। यह शिविर नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में 10 जुलाई से 22 अगस्त तक चलेगा। सामिर खान का चयन 60 किलोग्राम वर्ग में और शाह हुसैन का 88 किलोग्राम वर्ग में हुआ है। दोनों वेटलिफ्टर वर्तमान में लखनऊ की NCOE वेटलिफ्टिंग नर्सरी में कोच सुमन और राज शेखर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रहे हैं। सामिर खान ने पहले भी नेशनल स्कूल गेम्स में रजत पदक और खेलो इंडिया में कांस्य पदक जीतकर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। उनके पिता अली पहलवान भी नेशनल स्कूल गेम्स में कुश्ती के रजत पदक विजेता रह चुके हैं। दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर क्षेत्र के खेल प्रेमियों ने उनका और उनके कोच आबिद हुसैन को सम्मानित किया। फिरोजपुर में आयोजित समारोह में दोनों खिलाड़ियों और उनके कोच को पगड़ी फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। अभी उसने मैट्रिक क्लियर की है और वो नेशनल स्कूल नेशनल में उसका ब्रॉन्ज मेडल है रखी, उसका अल्लाह पाक सही सलामत रखे तो हमें उम्मीद है कि वो ओलंपिक लड़े। लखनऊ नर्सरी में उनको एडमिशन कराया गया, वहाँ से वो अब इंडिया कैंप क्वालिफाई कर गए और यहाँ से आगे जो अब इंडिया में कॉमनवेल्थ होने जा रहा है उसमें भाग लिया। सामिर खान जहां 60 किलोग्राम वर्ग में प्रतिभागिता कर रहा है, वहीं शाह हुसैन 88 किलोग्राम वर्ग में भाग ले रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, सामिर खान पहले भी, चाहे वो नेशनल स्कूल गेम्स की बात हो, चाहे वो नेशनल चैंपियनशिप की बात हो, वहां पे सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है नेशनल लेवल पे। और शाह हुसैन का जो प्रदर्शन है वो भी बड़ा शानदार रहा है। उनका कोच जो आबिद हुसैन, जिसने उनको ABCD वेटलिफ्टिंग की सिखाई है, और उनके अलावा जो उनके वर्तमान कोच हैं श्री सुमन जी और श्री राजशेखर जी, जो NCEO लखनऊ में उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और उनका ये कहना है, उनके कोचेस का भी, कि हमें इस बार पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि वो जरूर नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल प्राप्त करें। इसी अवसर पर हाल ही में जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य नियुक्त हुए पूर्व सरपंच हनीफ खान को भी पगड़ी और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। और भाई आबिद की बहुत ज़्यादा मेहनत रही है नूंह में, जो वेटलिफ्टिंग को कर रही है। खुद भी वो कई बार के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उसके बाद में जो हमारी लखनऊ की ब्रांच है, जहाँ वो फिलहाल कोचिंग ले रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान इन दोनों बच्चों में। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जो हमारी युवा पीढ़ी खेल के तरफ जारी है, वो नशे से मुक्ति, जैसे हमारे जिला प्रशासन ने भी नशे के ऊपर माननीय DC साहब और SP साहब ने अभियान चला रखा है। तो अगर खेलों के प्रति ऐसी भावना बढ़ती रही तो मैं ये कहता हूँ मेवात बहुत जल्दी बहुत आगे निकल जाएगी। सिरसा के गांव नहराना के एक युवा खिलाड़ी ने अपने प्रदर्शन की बदौलत मिसाल कायम की है। प्रमोद ने चीन में आयोजित 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया है। प्रमोद की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है। सिरसा लौटने पर पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने भी प्रमोद को सम्मानित किया। नहराना निवासी दिव्यांग प्रमोद कुमार ने खेल की शुरुआत बचपन से ही कर दी थी। उन्होंने जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी शानदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। वह कई वर्षों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। प्रमोद कुमार ने बताया कि चारा काटने वाली मशीन में फंसने से उनका हाथ कट गया था। उन्होंने कहा कि इस हादसे के बाद उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी।
आज एथलेटिक्स खेलता हूं। अब तक 10 से 12 नेशनल गेम खेल चुका हूं, जिनमें मेडल भी हासिल किए हैं। वे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं। उनका लक्ष्य 2028 ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने का है। प्रमोद का कहना है कि दिव्यांग के लिए खेल एक चुनौती से कम नहीं है, लेकिन लगन से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। किसी भी गेम के लिए साइंटिफिक तरीके से सब कुछ करना पड़ता है। प्रमोद का कहना है कि पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सभी एथलीट्स को इकट्ठा किया था, उनसे मिले थे, सभी को सम्मानित किया था और उसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात हुई थी। दस से 12 मैंने नेशनल मेडल्स भी हासिल किए हैं और अभी करंट में जो 7th ओपन इंडिया नेशनल हुई थी उसमें मेरा गोल्ड मेडल है और आगे के लिए जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है न्यू दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अपने इंडिया में आयोजित होगी, उसके लिए भी मैंने क्वालिफाई किया है। और अभी 2028 में एचे नगोया जो शहर है जापान के अंदर, उसमें पैरालंपिक्स गेम होने हैं, उसके लिए भी आगे के लिए तैयारी चल रही है। गेम एक साइंटिफिक तरीके से होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ सिस्टम है उसमें। रेस्ट, डाइट, बैलेंस डाइट, सब कुछ उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है। एशियन गेम में जब मेडल आए थे तो उन्होंने सभी एथलीट्स को इकट्ठा किया था, उनसे मिले थे, सभी को सम्मानित किया था और सीएम साहब से भी मिले थे हम। वहीं प्रमोद के पिता राम मूर्ति का कहना है कि प्रमोद में खेल के प्रति शुरू से ही जुनून दिखाई देता था और उसकी कड़ी मेहनत ने ही आज उसको सफलता दिलाई है। उन्होंने प्रमोद कुमार के उज्जवल भविष्य की भी कामना की। बाद में बड़ी मुसीबत आई जी, बच्चे ने खूब हिम्मत की और गांव को भी अच्छा सहयोग रहे हो, बढ़िया मेहनत करिए बच्चा है, बढ़िया तरिया कोच भी बढ़िया मिले, भरत सिंह जी पूनिया बढ़िया तैयारी करवाई है, आगे ओलंपिक की तैयारी कराई जी, आगे भविष्य ओलंपिक को है जी, बढ़िया तरिया कर लिया। वहीं सिरसा से भाजपा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि प्रमोद कुमार का प्रदर्शन देश और विदेश की धरती पर काफी अच्छा रहा है। प्रमोद के हुनर से दूसरे खिलाड़ियों को एक प्रेरणा मिलती है। उम्मीद है प्रमोद ओलंपिक में खेलेगा और सिरसा का नाम देश विदेश में रोशन करेगा। इलाके का बच्चा है ये प्रमोद और एशियन गेम्स के अंदर जो है 1500 मीटर रेस में इसने जो है वो पदक लिया है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये हमारे इलाके की शान है और हमारे इलाके का नाम इस बच्चे ने रोशन किया है, तो बहुत बहुत बधाई है हमारे भाई प्रमोद को। प्रमोद जो है एक बहुत बड़ा हमारा प्रेरणा का स्रोत है कि जो है हर तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए और एशियन गेम्स में पदक लेकर आया है, तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का सोर्स है। हमारे इलाके का नाम रोशन करे और जो है ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लेकर आए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सीईटी ग्रुप सी परीक्षा को लेकर वर्चुअल संवाद के दौरान अभ्यर्थियों को अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एडमिट कार्ड का कलर्ड प्रिंट आउट ही लेकर जाएं ताकि फोटो साफ नजर आए। बहुत से छात्र ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट लेकर पहुंचते हैं, जिससे पहचान में दिक्कत आती है। इसलिए एडमिट कार्ड पर पहले से ही ये अलर्ट मेंशन किया गया है। इसके साथ ही अभ्यर्थी को अपने साथ कोई सरकारी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट या अन्य वैध आईडी प्रूफ जरूर लेकर आना होगा। आपको समय पे जाना है। आप लोग, मैं आपके साथ वो डेटा भी शेयर करूंगा कि किस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे कहां पे जा रहे हैं, तो उस दृष्टि से भी आप ध्यान रखें कि आपको टाइम पे पहुंचना है। टाइम से पहले आप वहां पे जाएं और अपना बायोमेट्रिक और जो एंट्री के जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करें। आप कोई भी मोबाइल फोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप लेके ना जाएं। बहुत सारे बच्चे लेके जाते हैं तो फ्रिक्सिंग टीम जो होती है वो उसको बाहर ही होल्ड कर लेती है। तो आप कोई भी वैल्यूएबल आइटम जो है वो ना लेके जाएं। आपने डाउनलोड किया एडमिट कार्ड के बैक साइड पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत बच्चे उसको बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते। मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि उसको कम से कम 2 बार तो आप पढ़ें और जो उसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है उसको फॉलो करें। चेयरमैन ने कहा कि सभी को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचना है ताकि एंट्री में कोई परेशानी न हो। उन्होंने भरोसा दिलाया कि परीक्षा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से करवाई जाएगी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।